गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। टेंस की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट की पूरी सीरीज़ खत्म कर ली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो इसकी पहचान से शुरुआत करते हैं। कैसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करेंगे या सिंपल पास्ट टेंस की पहचान कैसे होती है। तो इस टेंस में भूतकाल में काम का होना पाया जाता है। इसमें समय नहीं दिया होता है। याद रखिएगा, इसमें कार्य का भूतकाल में संपन्न हुआ पाया जाता है और इसमें समय बिल्कुल भी नहीं दिया होता है। ऐसे वाक्यों को हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में आ, या, ई, ये, था, थी, थे या आ, ताती, ते आदि शब्द दिए होते हैं। अर्थात आ, या, ई, ये, ई, ता, था, ती, थी, ते थे या सका शब्द दिया हो सकता है। इससे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है। जानते हैं हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन समझते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये पहला नियम है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने से पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। याद रखिएगा, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सदैव कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। टेंस में 12 टेंस में सिर्फ एक ही टेंस ऐसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसमें हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बाकी किसी में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे तुमने मुझे एक कलम दिया, तो हमने क्या कहा था? पहले हम लोग को इसमें सब्जेक्ट रखना होता है। तुमने मीन्स यू, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। गिव मीन्स देना, गिव सेकेंड फॉर्म है, यू गेव। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लाते हैं, मी और ए पेन। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने देखा, तुमने मुझे एक कलम दिया, यू गेव मी अ पेन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली, ये लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली। ये लड़कियां, वे लड़कियां, दोज गर्ल्स खेली पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड, तो हो जाएगा दोज गर्ल्स प्लेड। किसके साथ खेली? विथ दियर टॉयज, वे के साथ अपने के लिए दियर लगाते हैं। इस प्रकार हमने जाना, वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली, दोज गर्ल्स प्लेड विद दियर डॉल्स। इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल है, सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई। सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता, फिर इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, टीच, टाउट, टाउट, सीता टाउट। इसके बाद ऑब्जेक्ट है मी और हिंदी। इस प्रकार हमने जाना, सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई, सीता टाउट मी हिंदी। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का ही दूसरा नियम कहता है, जिन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आए हों, उनके अनुवाद बनाने के लिए कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, जहाँ पर सका, सकी, सके आया हो तो उसके लिए हम लोग अनुवाद बनाने के लिए सका, सकी, सके की इंग्लिश कुड का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह कल एक पत्र लिख सका, वह कल एक पत्र लिख सका। यहाँ पर सका है ना, तो वह के लिए ही के बाद कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, राइट। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए अ लेटर, जो बीता हुआ समय उसके लिए यस्टरडे, कल के लिए प्रयोग करते हैं। तो वह कल एक पत्र लिख सका, ही कुड राइट अ लेटर यस्टरडे। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं उसे केवल 5 रुपये दे सका। मैं, आई कुड गिव हिम ओनली 5 रुपीज़। मैं उसे केवल 5 रुपये दे सका, आई कुड गिव हिम ओनली 5 रुपीज़। याद रखिएगा, संकेत में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस पुस्तक में पहले बताई जा चुकी है। इसको इस वीडियो में हमने पहले बताया था कि हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और बाकी कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर था, थी, थे के लिए हम लोग वाज या वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं।
याद रखिएगा, था थी थे तो आएगा। जब हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, उसके लिए था थी थे के लिए हमको वाज या वेयर अलग से नहीं लगाना है। जैसे इसी में हम लोग और जान सकते हैं, जैसे था थी थे ना हो तब भी चलेगा। जैसे ही वह गया, ही वेंट, वह गया था, ही डिड गो, या ही वेंट भी हो सकता है, वह जाता था, ही वुड गो। ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं, वह गया, ही वेंट, वह गया था, ही डिड गो, या ही वेंट भी हो सकता है, और वह जाता था, ही वुड गो, या ही वेंट भी हो सकता है इसका भी। इस प्रकार से हम कई प्रकार से इसको बना सकते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड रूल कहता है इस टेंस का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए भी होता है। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए भी होता है। जैसे वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, शी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। सुनाया करती थी, यूज्ड टू का प्रयोग करना। ठीक है ना। अलग से मैं इसको वीडियो में समझाऊंगा यूज्ड टू का प्रयोग करना, लेकिन अभी एग्जांपल में समझते हैं। करती थी, जहाँ पर आदत प्रकट होता है वहाँ पर हम लोग यूज्ड टू या यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, शी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज़। यहाँ हम यूज टू टेल के स्थान पर वुड टेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अतः यह अनुवाद का निम्नलिखित प्रकार बन जाएगा, जैसे शी वुड टेल मी स्टोरीज़। ठीक है। जहाँ पर हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करें आदत के लिए, वहाँ पर हम चाहे यूज्ड टू के स्थान पर वुड टेल का प्रयोग कर सकते हैं। यूज टू टेल यहाँ पर है ना, यूज्ड टू टेल, यहाँ पर हम चाहें तो यूज टू टेल के स्थान पर वुड टेल का प्रयोग कर सकते हैं। वह भी आदत बताएगा। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, शी वुड टेल मी स्टोरीज़। ठीक है, इस प्रकार से करना है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके विषय में, किंतु हम इसका अनुवाद इस प्रकार भी कर सकते हैं, शी टोल्ड मी स्टोरीज़। उसने मुझे कहानियाँ सुनाई, या वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, शी टोल्ड मी स्टोरीज़। ये भी इसका सही होगा। ठीक है ना। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझिएगा, इस काल के नेगेटिव सेंटेंसेस के अंग्रेजी बनाने से पहले सब्जेक्ट, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन में हो, हमको डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, जैसे लिखा हुआ है, तुमने मुझे कलम नहीं दिया, तुमने मुझे कलम नहीं दिया। तुमने, यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है, डिड नॉट लिखना है, यू डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, गिव, फिर ऑब्जेक्ट मी अ पेन। तो पूरा मिला करके हो जाएगा, तुमने मुझे कलम नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव मी अ पेन। नेक्स्ट नंबर है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। निगेटिव सेंटेंस ये भी है, तो लड़कों ने, द बॉयज़, डिड नॉट लगा देंगे हमने हमारा नियम के अनुसार। सब्जेक्ट के बाद हमको डिड नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, फिर ऑब्जेक्ट दियर लेसन्स। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, द बॉयज़ डिड नॉट लर्न दियर लेसन। ठीक है ना। इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल भी देख लीजिए, सीता ने मुझे नहीं पढ़ाया, सीता ने मुझे नहीं पढ़ाया, सीता, फिर डिड नॉट टीच मी, सीता ने मुझे नहीं पढ़ाया, सीता डिड नॉट टीच मी। ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल, जैसे जिन वाक्यों में सका, सकी, सके आए, उनको अनुवाद बनाने के लिए कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, सके, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। मंडे सोमवार, ऑन मंडे होता है। अच्छा, याद रखिएगा, आपको जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग, ऑफ, फॉर से, इन सब पढ़ाया जाएगा। तो भी आप लोग जानिए, जब नेम ऑफ मंथ लिखा हो, नेम ऑफ मंथ के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। तो हो जाएगा, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, मैं कल अपना पाठ याद ना कर सका। ना या नहीं दोनों हो सकता है हिंदी में, उसको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ना हो चाहे नहीं हो, आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है। ओनली डिड नॉट, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो चाहे
प्लूरल नंबर हो। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन, अर्थात हमारा कर्ता, हमारा सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमको हर हाल में नेगेटिव सेंटेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा, मैं कल अपना पाठ याद ना कर सका, आई कुड नॉट लर्न माई लेसन यस्टरडे। मैं कल अपना पाठ याद ना कर सका, आई कुड नॉट लर्न माई लेसन यस्टरडे। पास्ट टेंस में हम लोग कल के लिए हमेशा यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग इस तरह से। इसका थर्ड नियम कहता है नेगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम कहता है, जैसे यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो, कभी नहीं मीन्स नेवर, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नेवर का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग कर देते हैं। याद रहेगा, जब कभी नहीं शब्द आया हो नेगेटिव बनाने के लिए तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नेवर लिख देते हैं कभी नहीं के लिए, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझिएगा, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। दे नेवर स्टोल एनीथिंग, उन्होंने मीन्स दे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं, दे नेवर। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो स्टोल, इसके बाद कुछ भी, कभी भी, एनी टाइम या एनीथिंग, तो कहते हैं उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, दे नेवर स्टोल एनीथिंग, दे नेवर स्टोल एनीथिंग। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, तुम कभी देर से नहीं आए, तुम कभी देर से नहीं आए, तुम यू कभी देर से नहीं आए, नेवर केम लेट, तुम कभी देर से नहीं आए, यू नेवर केम लेट। इस प्रकार से हमको बनाते चलना है, समझते चलना है। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का पहला नियम कहता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में, हिंदी वाक्यों में यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया हुआ है तो उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग डिड का प्रयोग पहले कर देते हैं। डिड के बाद हम लोग डिड के बाद पहले हम लोग सब्जेक्ट लाते हैं, हम लोग पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, तो हमने क्या बोला, जब क्या शब्द हिंदी में पहले आता है तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को डिड का प्रयोग पहले करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, डिड रमेश, डिड के बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो डिड ये हो गया, फिर रमेश सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड रमेश बीट, फिर इसके बाद जो बचेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो हो जाएगा डिड रमेश बीट दैट बॉय, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, डिड रमेश बीट दैट बॉय। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी। इसको बनाओगे तो क्या शब्द हिंदी में पहले आ रहा है तो डिड का प्रयोग पहले कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही ब्रेक माई स्लेट, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, डिड ही ब्रेक माई स्लेट। उसी प्रकार से अगर दूसरा नियम कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो अंग्रेजी बनाने से पहले हम लोग उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, जब तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, तब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य में बीच में आ रहा है, तो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखा जाता है। तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, कब गए, कब, पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हेन, इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा योर फादर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर पूरा मिलाकर के हो जाएगा तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है, उसने यह पत्र कैसे हल किया, उसने यह पत्र कैसे हल किया, हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते चलिएगा। इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम कहता है हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के बाद उनसे संबंधित नाउन्स का भी प्रयोग करते हैं। जैसे रीता ने कितना दूध पिया, तो हाउ मच
कितना, हाउ मेनी कितने, कितना मीन्स अनकाउंटेबल और कितने काउंटेबल, अर्थात हाउ मच अनकाउंटेबल होता है और हाउ मेनी काउंटेबल होता है। विच और हुज, इनके साथ उनसे संबंधित नाउन्स का भी प्रयोग होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रीता ने कितना दूध पिया, कितना दूध, हाउ मच मिल्क। मैंने कहा ना हाउ मच के साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आता है, तो मिल्क क्या है, नाउन है, तो पूरा एक साथ आएगा हाउ मच मिल्क। इसके बाद सब डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो हाउ मच मिल्क यहाँ पर ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक, रीता ने कितना दूध पिया। उसी प्रकार से बच्चे ने कितने आम खाए, कितने मीन्स हाउ मेनी, आम काउंटेबल है, आम को हम लोग गिन सकते हैं, तो हो जाएगा हाउ मेनी मैंगोज डिड द चाइल्ड ईट। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, विच, कौन सी पुस्तक है ना, पुस्तक है, निर्जीव है तो विच का प्रयोग करेंगे। सजीव के लिए हम लोग हुज का प्रयोग करेंगे। तो उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, विच बुक डिड ही रीड, विच बुक डिड ही रीड। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, उसने किसका कलम इस्तेमाल किया, किसका कलम इस्तेमाल किया, अर्थात किसका कलम, किसका मीन्स किसी इंसान के लिए बात हो रहा है। पेन कौन रखता है, इंसान रखते हैं, तो यहाँ पर हमने हुज का प्रयोग किया किसके के लिए। ये किसके किसके लिए, वो पुस्तक के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने विच लिखा था, लेकिन ये उसने किसका कलम इस्तेमाल किया, किसकी कलम, तो यहाँ पर ये जीवित प्राणी के लिए बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने हुज का प्रयोग किया किसके की इंग्लिश बनाने के लिए। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा, उसने किसका कलम इस्तेमाल किया, हुज पेन डिड ही यूज़। ठीक है ना, समझिएगा। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही चौथा नियम कहता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो अनुवाद में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, मेरा दूध किसने पिया, यहाँ पर देखिए किसने, किसने मीन्स हु, यहाँ पर हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और हु हमारा सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है और प्रश्नवाचक शब्द का भी कार्य कर रहा है। तो हु ड्रैंक, हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो मेरा दूध किसने पिया, हु ड्रैंक माई मिल्क। उसी प्रकार से रूल 5 कहता है, प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं। जैसे वह बाजार क्यों नहीं गया, तो मुख्य क्रिया में इस मेन वर्ब गो से पहले नॉट लगा दिया जाएगा। वह बाजार क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। ठीक है ना, याद रहेगा। प्रश्नवाचक, इस प्रकार से हमने जाना प्रश्न। और एक चीज़ ज़रूरी है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। क्वेश्चन मार्क के द्वारा ही हम लोग जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हालांकि प्रश्न पूछ रहा होगा, हमने जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप और क्वेश्चन वर्ब टाइप। अगर हेल्पिंग वर्ब टाइप में है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से शुरू होता है और हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले दिया होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ब टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हिंदी वाक्यों में कब क्यों कहाँ कैसे, इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में दिए होते हैं और जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उन प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखी जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।